हूँ आप सभी का मैं अपने मंच सक्सेस पॉइंट @ पे स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। बिल्कुल इस तरह से मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए, लक्ष्य आपको ज़रूर हासिल होगा। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सब अच्छे नंबरों से पास हों। और जैसा कि आप जानते हैं ROE की वैकेंसी आ चुकी है और उसके तहत हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ये ज्योग्राफी का हम लोग 75 क्वेश्चन डिस्कशन कर चुके हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं और आज हम लोग 76 क्वेश्चन से डिस्कशन करेंगे 100 क्वेश्चन तक। और उम्मीद यही है कि आपका एक व्यू मैं तैयार कर रहा हूँ ताकि एक आइडिया आपको मिल सके किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। शुरू करने से पहले गुजारिश है कि मेरी वीडियो को शेयर कर दें। चलिए, तो वनस्पति का जो विलय होता है वो कैसा होता है? तो वनस्पति का जो विलय होता है वो सिलिकेटों का बना होता है, अस्तित्व विहीन होता है, या बहुत घना और अपारदर्शक होता है, या उपरोक्त सभी। तो जो वनस्पति का जो विलय होता है वो लगभग पारदर्शी होने के कारण उन्हें देखना कठिन होता है। बात समझ में आ रही है? अगर हम अस्तित्व विहीन की बात करें तो अस्तित्व विहीन नहीं होता है। वनस्पति के विलय की खोज सर्वप्रथम क्या है कि आपकी 1979 में की गई थी और प्रोब ने किया था। और इस विलय को जोवियन विलय भी कहा जाता है कि विलय सिलिकेटों के बने होते हैं। बात समझा रही? इनके जो विलय होते हैं वो किसके बने होते हैं? तो इसके जो विलय होते हैं वो बने होते हैं सिलिकेटों के। तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बृहस्पति जो है गैसों से निर्मित ग्रह होता है। इसके वायुमंडल में मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम पाई जाती है। क्या ये बात सही है? आपको ये बताना है। तो आपके अगर गैसों की बात करें तो बिल्कुल ये बात सही है कि बृहस्पति जो है वो गैसों से निर्मित होती है। और अगर हम वायुमंडल में उपस्थित हाइड्रोजन और हीलियम की बात करते हैं तो इसमें हाइड्रोजन और हीलियम दोनों पाई जाती है। तो आपका पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगर हम शनि के चारों वलय की बात करें तो शनि के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। शनि के वलयों की संख्या क्या होती है? 10 होती है। तो अगर शनि के वलय की बात करते हैं तो बिल्कुल शनि में जो है वलय पाए जाते हैं। आपका ये बिल्कुल सही है। और शनि के वलयों की संख्या 10 होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो जो आपके ऑप्शन हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके दोनों सही हैं। यानी पहला क्या हो जाएगा? ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 18.5 वर्ष, 36 वर्ष, 29.5 वर्ष, या 84 वर्ष। तो शनि जो है वो सूर्य के चारों चक्कर लगाने में जो समय लेता है वो दोस्तों लेता है आपका 29.5 वर्ष। बात समझ में आ रही है? कितना लेता है? 29.5 वर्ष। तो आपका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। शनि एक ग्रह है और उसको बताना है कि शनि क्या है। तो प्लूटो से ठंडा है, नेपच्यून से ठंडा है, या नेपच्यून से गर्म है, या जुपिटर से गर्म है। तो जो शनि ग्रह होता है वो नेपच्यून से क्या होता है? गर्म होता है। किससे गर्म होता है? नेपच्यून से गर्म होता है। तो सी क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरुण की बात करते हैं तो अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है क्योंकि अरुण का जो झुकाव है सूर्य की ओर अधिक होता है। क्या ये बात सही है? तो बिल्कुल अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। अरुण का जो झुकाव होता है वो सूर्य की ओर अधिक होता है। तो आपका पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। वरुण का सबसे छोटा ग्रह नैयाद है। क्या ये बात सही है? वरुण का सबसे छोटा ग्रह नैयाद है। इस ग्रह का रंग हल्का पीला होता है। तो अगर हम वरुण के ग्रह की बात करते हैं तो उसका रंग हल्का पीला होता है और वरुण का सबसे छोटा ग्रह नैयाद है। तो आपका पहला और दूसरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो पहला और दूसरा सही यानी सी क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था? 1953 में, 1963 में, 1971 में, या 1969 में। तो अगर हम चंद्रमा की बात करते हैं तो अपोलो सेकंड नाम से अमेरिका के थे, उन्होंने रखा था कि मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम 20 जुलाई कब रखा था? 20 जुलाई 1969 को रखा था। और अमेरिका के अपोलो द्वितीय मिशन के तहत इसको भेजा गया था जिसमें 3 अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल कोलिस और एडविन एस्ट्रिन
जूनियर ये क्या थे, तीनों सम्मिलित थे। और ये जो अपोलो था वो मिशन 16 जुलाई 1969 को फ्लोरिडा से उड़ान भर के चंद्रमा पर स्थित सी ऑफ ट्रिक्विटी पर 20 जुलाई 1969 को उतरा था। यानी कि ये 16 जुलाई 1969 को लैंड उड़ान भरी थी और 20 जुलाई 1969 को ये क्या था, चंद्रमा पर ये उतरा था। बात समझ में आ रही है। और जब वो वहाँ चला था 24 जुलाई 1969 को प्रशांत महासागर के क्षेत्र में सफलतापूर्वक क्या था, लौटा था। कहाँ लौटा था, प्रशांत महासागर में। चलिए, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा कि मानव ने चंद्रमा पहले कदम कब रखा था, ये रखा था 20 जुलाई 1969 को। तो आपका डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ स्थित है, पृथ्वी, सूर्य, जुपिटर, चंद्रमा। तो सी ऑफ ट्रंक्विलिटी जो स्थित है वो आपकी चंद्रमा में स्थित है। तो डी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं। आपके ऑप्शन है, चंद्रमा पर उनके कान काम करना बंद कर देते हैं, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है, चंद्रमा पर एक विशेष कपड़ा पहने होते हैं, इस वजह से वो बात नहीं कर पाते, चंद्रमा पर ध्वनि बहुत मंद गति से चलती है। बताइए। तो अगर हम चंद्रमा के धरातल दो व्यक्ति बात करते हैं तो क्यों नहीं बताए, क्योंकि वहाँ का जो वायुमंडल होता है वो वहाँ वायुमंडल उपस्थित नहीं है। तो क्या है, आपका बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चलिए, किस परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है, अर्धचंद्र, जब आधा चंद्र होगा, नव चंद्र होगा, पूर्ण चंद्र होगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो चंद्र ग्रहण होता है वो होता है आपके पूर्ण चंद्र को माना जाता है। बात समझ आ रही है, पूर्ण चंद्र में माना जाता है, ये माना जाता है पूर्ण चंद्र माना जाता है। जब पृथ्वी जो है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो ये होता है। तो आपका सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्र ग्रहण कब लगता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाती है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आ जाती है। तो जो आपका आंसर होगा, तो पृथ्वी क्या होती है, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। तो आपका बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, ब्लू मून परिघटना क्या होती है, जब एक ही मान में दो पूर्णिमा हो, मतलब एक ही महीने में दो पूर्णिमा हो। ये आप इसको महीने कर लीजिएगा, आप इसको महीने कर लीजिएगा। तो ब्लू मून परिघटना क्या होती है, जब एक ही महीने में दो पूर्णिमा हो, जब एक कैलेंडर वर्ष में दो लगातार माहों में चार पूर्णिमाएं हों, जब एक ही कैलेंडर वर्ष में 3 बार एक ही महीने में दो पूर्णिमा, यानी कि 3 बार एक ही महीने में पड़े पूर्णिमा, तब या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर ब्लू मून की बात करते हैं तो एक ऐसी परिघटना होती है जो एक सौर वर्ष में 12 चंद्र माहों से कुछ अधिक दिन होने के कारण घटित होती है। ये जो चंद्र महीना होता है लगभग 29.5 दिन का होता है। यदि कैलेंडर वर्ष आपकी बात करें 384 दिन का होता है, तो इसमें कुल 12 पूर्णिमाएं होती हैं। और कभी भी किसी एक वर्ष में एक अतिरिक्त पूर्णिमाएं, यानी कि ये मान लीजिए कि ब्लू मून का जो अस्तित्व होता है वो नहीं होता, लेकिन एक वर्ष में 65.5 डिग्री यानी 365 सही 1/4 दिनों के कारण प्रत्येक वर्ष में कुल 12 पूर्णिमाएं होती हैं। बात समझ में आ रही है। तो इसलिए जो है वो आपका क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि 12 पूर्णिमाएं होती हैं। तो ये गलत हो जाएगा। तो डी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 दिसंबर 99 को पूर्णिमा के चंद्रमा में सामान्य से अधिक चमकदार होने के लिए जो मुख्य उत्तरदायी कारक था वो क्या था, बताइए। अपसौर था, उपसौर था, अपसौर था, अपभू था, या उपभू था। तो 22 दिसंबर 1999 को चंद्रमा पूर्ण उपभू पर था, इसलिए इस दिन में चंद्रमा पृथ्वी की सबसे निकटतम दूरी पर रहने के कारण ही चंद्र ग्रहण के समय सर्वाधिक चमकदार दिखा था। तो क्या हो जाएगा आपका, उपभू, उपभू के कारण था। तो यानी डी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेमेल को चुनना है, मंगल, बुध, चंद्रमा या पृथ्वी। तो देखिए, मंगल क्या है, मंगल एक ग्रह है, ठीक है। पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है। बुध क्या है, ग्रह, लेकिन चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है। बात समझ में आ रही है। तो आपका क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सी जो है वो आपका चंद्रमा है। चलिए, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार बढ़ जाता है, उसका भार घट जाता है।
या उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, पूर्ण रूप से भार रहित हो जाती है। तो अगर हम किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाते हैं तो उसका भार क्या होता है, घट जाता है। तो बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है किसका, मंगल का, बृहस्पति का, पृथ्वी का या शनि का। जो टाइटन होता है उसमें कुल कितने हैं, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा होता है, शनि होता है। और इसके उपग्रहों की संख्या क्या कितनी होती है, 22। जबकि टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है। इसका व्यास की अगर हम बात करें तो इसका व्यास होता है 5150 किलोमीटर। बात समझ में आ रही है, इसका व्यास कितना होता है, 5150 किलोमीटर। और अगर शनि के दूसरा सबसे बड़ा ग्रह की बात करें तो वो होता है रिया, क्या होता है, रिया। और अगर इसके व्यास की हम बात करते हैं तो ये होता है 1530 किलोमीटर। चलिए, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, शनि हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। उल्का क्या है, तीव्र गति से चला हुआ तारा, बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव का अंश, तारामंडल का भाग या उच्चविहीन धूमकेतु। बताइए ये क्या है। तो अगर हम उल्का की बात करते हैं तो उल्का आकाश में प्रकाश की चमकती हुई चमकशील लकीर होती है जिन्हें टूटने वाला तारा के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही, जैसे ही पृथ्वी वायुमंडल में प्रवेश करती है वैसे ही घर्षण से ये क्या होता है, चमकने लगते हैं और पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व ही जलकर राख हो जाती है। तो उल्का क्या होता है, उल्का एक तरह का बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट द्रव का एक अंश माना जाता है। तो बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक स्थान की जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है वह कौन सी हो सकती है, 91 डिग्री उत्तर, 45 डिग्री दक्षिण, 45 डिग्री पूर्व या फिर 91 डिग्री पश्चिम। अगर अक्षांशों को सामान्य भाषा से देखते हैं तो देखिए 91 तो हो सकता है क्योंकि 90 डिग्री होगा या तो 45 डिग्री होगा। तो इसमें 91 तो हो ही नहीं सकता, 45 या दक्षिण होगा या 45 पूर्व होगा। तो अक्षांश की हम बात करते हैं तो अक्षांश क्या होगा आपका, दक्षिण होगा। बात समझ में आ रही है। तो क्या होगा, 45 डिग्री दक्षिण में जाएगा ये। तो क्या हो जाएगा ये आपका 45 डिग्री दक्षिण। तो बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर वृहद वृत्त है, विषुवत रेखा, भूमध्य देशांतर, मुख्य देशांतर रेखा, 60 डिग्री पूर्व देशांतर, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। तो अगर कौन सा ग्लोब पर वृत्त माना जाता है तो देखिए पृथ्वी पर सभी देशांतरों के अतिरिक्त विषुवत रेखा भी एक क्या है, बहुवृत्त है। विषुवत रेखा के अतिरिक्त कोई भी अक्षांश वृहद वृत्त नहीं है क्योंकि विषुवत रेखा पीछे सब क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो आंसर हो जाएगा वो 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। एक मिनट, ये बताइए कि अगर ग्लोब पर कोई वृत्त है, कोई मान लीजिए कोई ग्लोब है, इस पे कोई वृत्त रहे तो वृत्त कौन सा माना जाएगा, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। देखिए क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन जहाँ तक है ये विषुवत रेखा होना चाहिए आपका। बात समझ में आ रही है। तो ये क्या हो जाएगा, विषुवत रेखा होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश। हाँ सही है, आपका 60 डिग्री जो होगा उत्तरी अक्षांश ही इसका आंसर होगा। तो डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित होता है अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में या प्रशांत महासागर में। तो शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित होता है आपके अटलांटिक महासागर में। कहाँ स्थित होता है, आपके अटलांटिक महासागर में। तो ए आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक विमान विहीन 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश 50 डिग्री पूर्वी देशांतर से उड़ान भरता है और पृथ्वी पर विपरीत सिरे पर नीचे उतरता है तो वह कहाँ उतरेगा, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश 50 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 30 डिग्री अक्षांश 50 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और
130 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो अगर हम विमान की बात करते हैं तो विमान जो है आपका एक गोलार्ध से दूसरे में हवाई जहाज से जाने के लिए ध्रुवों से होकर जाना पड़ता है और 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 50 डिग्री पूर्वी देशांतर से उड़ान भरने वाली कोई भी विमान उत्तरी ध्रुव के ऊपर से होकर यानी उत्तरी गोलार्ध से होकर जाती है। तो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 50 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर क्या करेगा, उतरेगा। 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश 50 डिग्री पश्चिमी देशांतर, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, जब 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर मध्याह्न हो तब प्रातः के 6:30 किस देशांतर पर या अंश पर बजेंगे? 165 डिग्री पूर्व पर, 67 डिग्री 3 मिनट पश्चिम पर, 0 डिग्री पूर्व या पश्चिम पर, 82.5 डिग्री पश्चिम पर। तो ये जो देशांतर या अंश पर बजेंगे तो ये आपका 0 डिग्री पर बजेंगे। कितने पर बजेंगे आपके? 0 डिग्री पर। तो सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का जो आधार होता है वो देशांतर रेखा होती है, अक्षांश रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होती है, प्रधान मध्याह्न रेखा होती है। तो किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का जो आधार माना गया है वो माना गया है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। बात समझ आ रही है? क्या माना गया है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को माना गया है। तो आपका सी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का, किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक में घड़ी समय अन्य 3 नगरों की घड़ी के समय के समान नहीं होता? लंदन, लिस्बन, अक्रा, आदिस अबाबा। तो ये जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका आदिस अबाबा। बात समझ में आ रही है? डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आदिस अबाबा में घड़ी समय अन्य नगरों की घड़ी के समय से समान नहीं होता है। बात समझ में आ रही? 26 सेकंड का कुछ अंतर होता है। तो ये था आज का छोटा सा सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको आज की वीडियो कैसी लगती है। तो मेहनत करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।